जी, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जापानीज़ लैंग्वेज के एक्सपर्ट मिस्टर अरसलान जिलानी से, जिनका कराची के अंदर एरो जापानीज़ लैंग्वेज के नाम से इंस्टीट्यूट है और रिसेंटली उन्होंने अपनी सेकंड ब्रांच जो है इस्लामाबाद के अंदर लॉन्च की है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अरसलान जिलानी साहब से कहूँगा कि वो खुद को इंट्रोड्यूस करें। अस्सलाम वालेकुम। कोनिचिवा, हारू निंगो गाकुइन नी योकोसो। वेलकम टू हारू जैपनीज़ लैंग्वेज सेंटर। मेरा ताल्लुक बेसिकली कराची से है और मैं गुज़िश्ता तकरीबन 6-7 साल से जैपनीज़ लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। कराची में भी पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में भी जैपनीज़ लैंग्वेज सिखाई और इसके साथ साथ फिर मैं जो है पहले जापान गया पढ़ने के लिए स्टडी पे। उसके बाद फिर वहाँ से वापस आया। फिर जापान फाउंडेशन की टीचर्स ट्रेनिंग होती है वो मैंने मुकम्मल करी और उसके बाद से फिर मैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ रीजन्स के बच्चे मेरे पास आके जापानी ज़बान सीखते हैं। इसमें सिर्फ कराची ही नहीं है, इसके अलावा सिंध, गोटकी, ख़ास तौर पे गोटकी के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आके लैंग्वेज सीखते हैं और अटक साइड पे पंजाब में और भी रीजन्स हैं, वहाँ से भी बच्चे ओवरऑल पाकिस्तान से आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं? जी, ओवरऑल पाकिस्तान से। सिंस मिस्टर अरसलान, हमारे पास डिफरेंट क्यूरीज हैं जो कि हमें डिफरेंट जगह से मसूल हुई, तो मैंने उनको राइट डाउन भी किया हुआ है और मैं ये चाहूँगा कि आप वन बाई वन उन क्वेश्चन का आंसर करें ताकि जो मिसकंसेप्शन है जापानीज़ लैंग्वेज को लेके और जापान जाने का जो प्रोसेस है उसको लेके, और जिस तरह के आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो कंसल्टेंट हैं वो मिस गाइड करते हैं, तो उस बारे में हम ये चाहते हैं कि जो फेयर एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे जानने वालों तक और जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं उन तक पहुँचे। बिल्कुल। तो मिस्टर सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि जापानीज़ लैंग्वेज का क्या स्कोप है पाकिस्तान में और जापान में? देखें, जापानीज़ लैंग्वेज का स्कोप के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे पास बहुत सी क्यूरीज इस तरह की आती हैं जो चाइनीज़ लैंग्वेज का कहते हैं कि काफ़ी स्कोप है यहाँ पे, ठीक है। तो चाइनीज़ लैंग्वेज का इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स में तो इतना स्कोप नहीं है। अब अगर आपको एज ए इंटरप्रेटर आप चाइनीज़ लैंग्वेज आप सीख लेते हैं और आप कहते हैं भाई मैं एज ए इंटरप्रेटर कहीं काम कर लूँ, तो वहाँ पे आपको पर डे के हिसाब से बहुत मैक्सिमम भी अगर आप कमा लेंगे तो देखिए अल्टीमेटली गोल तो आदमी का पैसे कमाना होता है ना, कि लैंग्वेज सीख रहा है तो उसके बाद उसको पैसा कमाना है। तो पैसे कमाने के लिहाज से ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है ना, सबसे ज़्यादा वर्दी लैंग्वेज है, यानी कि पैसे के एतबार से अगर इसको तोला जाए पैसों में तो ये सबसे महंगी लैंग्वेज है। तो उसकी मेरे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं। कुछ लड़के हैं जो जापान नहीं जा सके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं जा सके, तो उन्होंने फिर यहीं पर ही जापानीज़ लैंग्वेज सीखी, मुकम्मल अबूर हासिल किया और उसके बाद फिर वो यहाँ पे जापानी कंपनी में काम कर रहे हैं, जापानीज़ कंपनियों में काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनियाँ कम हैं। जापानी कंपनियाँ स्कोप के लिहाज से अगर बात की जाए तो यहाँ पे जापानीज़ कंपनियाँ हैं कम, ज़्यादा नहीं है कंपेरेटिवली। इंडिया में या सिंगापुर में, हांगकॉन्ग में बहुत कंपनियाँ, यहाँ पे कम है। तो स्कोप की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सच इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, पाकिस्तान में नहीं, इतना लेकिन जापान में बहुत ज़्यादा स्कोप। और अगर आपको कंपनी कोई मिल जाती है इस तरीके की तो फिर आपको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। मेरे पास इवन के ऐसी भी मिसालें हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि मंडे से फ्राइडे काम करते थे सिर्फ 2 आवर्स पर डे या 3 आवर्स पर डे के हिसाब से, और वो अच्छी खासी यानी कि 5 फिगर्स में पैसे कमा देंगे। दैट्स गुड। सेकंड क्वेश्चन मेरा अरसलान साहब आपसे ये है, जापान जाने से पहले कितनी कमांड होनी चाहिए जापानीज़ लैंग्वेज पर? व्हाट डू यू से अबाउट दिस? बिल्कुल, कमांड के हवाले से अगर बात की जाए तो बेसिक स्किल्स होती हैं जिसमें कि 150 आवर्स में आप ये समझ लें कि 150 आवर्स का ये मतलब नहीं होता आपने बस 150 आवर्स जापानीज़ लैंग्वेज सीखी। तो उसमें इमिग्रेशन की तरफ से एक रिक्वायरमेंट है कि आपको 150 आवर्स की जापानीज़ लैंग्वेज की आपने कहीं से स्टडी की हो। अब ये डिपेंड करता है कि 150 आवर्स में आपने पढ़ा कितने लेसन हैं, ठीक है ना। अब लेट्स सपोज आपने 10 लेसन पढ़े हैं, अब वो आप पढ़ लें कि 200 आवर्स का कर रहे हैं कोर्स, तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। 150 आवर्स का मतलब ये होता है कि जो एक टेक्स्ट बुक है मिन्ना नो निहोंगो या गेंकी बुक के नाम से, यहाँ पे 2 बुक्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं, तो आप तकरीबन एटलीस्ट 17 से 18 लेसन आपके मुकम्मल हों, तो फिर आप 150 आवर्स जापान जाने से पहले इतनी आपकी कमांड होनी चाहिए जापानीज़ लैंग्वेज, यानी कि बेसिक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है वो 150 आवर्स है। और 150 का मतलब ये है कि 5 या 6 लेसन नहीं, एटलीस्ट 17 लेसन 18 लेसन आपके मुकम्मल उन पर कमांड हुआ। तीसरा सवाल मेरा ये है, जापान में स्टडी का क्या प्रोसेस है और क्या एक्सपेंस आता है और क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है जापान जाने की? ठीक है, स्टडी का प्रोसेस ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है स्टडी का, ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जापानीज़ लैंग्वेज सीखनी है, 150 आवर्स मुकम्मल करने हैं। उसके बाद फिर आपको कॉलेजेस सर्च करना है जापान में जो कि आपको एक्सेप्ट करें, ठीक है।
तो उसके बाद फिर आपका कॉलेज से इंटरव्यू होता है स्काइप के ऊपर, आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यू में जब आप क्लियर होते हैं तो फिर वो आपसे मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स, स्कैन डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स फिर आप लगा देते हैं। मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊँगा मैं आपको बाद में इसमें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट है ना जापान जाने की, वो जैपनीज़ लैंग्वेज है। हाँ, उस पे आप जैपनीज़, कमांड हो। बिल्कुल बिल्कुल जैपनीज़ लैंग्वेज पे आपकी कमांड हासिल। और एज का भी है कि एज भी आपकी अगर ज़्यादा है तो उसका भी कोई इशू नहीं है। बहुत से लोग डरते हैं कि हमारी एज ज़्यादा है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा इशू। मिनिमम रिक्वायरमेंट वही 150 आवर्स है। प्रोसेस आपका ये है कि पहले आप लैंग्वेज सीखेंगे, उसके बाद फिर आप कॉलेज सर्च करेंगे, अप्लाई करेंगे कॉलेज में, इंटरव्यू आपने देना है कॉलेज में, फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे सारे, आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स प्लस स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स, और फिर आपका तकरीबन 2 से 3 महीने में आपका वहाँ से जवाब आता है। सेंसिस में एक और चीज़ पे थोड़ा क्लेरिफाई करें, एक्सपेंस के हवाले से कितना एक स्टूडेंट के लिए और उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और एक्सपेंस कितना आता है, इन पार्ट टू पीस में बताएं। क्वालिफिकेशन मिनिमम इंटरमीडिएट हो, मिनिमम इंटरमीडिएट हो। और इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपीस जो एक्सपेंस आएगा आपका टोटल, यानी कि जैपनीज़ लैंग्वेज सीखने से लेके आपका अकोमोडेशन 3 महीने की या 6 महीने की जापान में, प्लस कॉलेज की फ़ीस, ये सब मिला के पाकिस्तानी रुपीस में टिकट भी शामिल है इसमें, तकरीबन 21 लाख तक का खर्चा आता है। यानी कि अगर आप स्कॉलरशिप साइड, हाँ 21 लाख तक का आपका खर्चा आता है। 21 से 22 तक आता है, डिपेंड करता है कि कौन से रीजन में अप्लाई कर रहे हैं। एक और मेरा सवाल है आपसे, स्पॉन्सर के बारे में बताएं। क्या स्पॉन्सर कोई भाई कर सकता है या सिर्फ फैमिली मेम्बर ही स्पॉन्सर कर सकते हैं? अच्छा, इनके स्पॉन्सर कोई और थर्ड पार्टी स्पॉन्सर, थर्ड पार्टी कोई स्पॉन्सर हो, अगर फॉर एग्जांपल हाँ हाँ जैसे मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ सही और मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो मेरी कंपनी है, वो चाहती है कि मैं उनके बिहाफ पर जापान में ये लैंग्वेज सीखने के लिए जाऊँ, एडमिशन लूँ, तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? देखिए सबसे अच्छा स्पॉन्सर तो यही जो आपके ब्लड रिलेशन है, ठीक है। इसमें आपके भाई हो गए, चाचा हो गए, अब्बू हो गए, अम्मी हो गई, तो जो करीबी रिश्तेदार हैं सबसे बेस्ट स्पॉन्सर तो वही है। अगरचे वो नहीं है आपके पास, बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, ठीक है, भाई बहन भी नहीं है, आगे पीछे कोई भी नहीं, तो वो क्या करें, ठीक है। और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके माँ बाप भाई बहन हैं लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो उसको स्पॉन्सर कर सके, यानी कि उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। और बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास फाइनेंशियल यानी कि कमज़ोर तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है उनके पास। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी स्पॉन्सर को भी स्पॉन्सर बनवा सकते हैं आप। थर्ड पार्टी यानी कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो वो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपने ये है कि सर्च करना पड़ता है कि कौन से ऐसे कॉलेज हैं जापान में जो कि थर्ड पार्टी स्पॉन्सर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि इमिग्रेशन का रूल ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लड रिलेशन नहीं आपको स्पॉन्सर करे, तो इमिग्रेशन का रूल ये है कि आप थर्ड पार्टी को भी स्पॉन्सर बना सकते हैं। इवन कि आपका दोस्त भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है, ठीक है ना, आपका दोस्त भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। लेकिन कॉलेज ढूंढने पड़ते हैं आपको कि वो कॉलेज कौन सा है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है ऐसे वाले केस, ठीक है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जापानीज़ लैंग्वेज एग्ज़ाम कोई होता है? अक्सर होता है ऐसा है कि वो कहाँ से होते हैं और कौन कौन से इसमें शामिल है? मीन वो पूछना चाह रहे हैं कि जापानीज़ लैंग्वेज के जो एग्ज़ाम हैं उनके बारे में बताएं, कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जो पाकिस्तान में कंडक्ट होते हैं। पाकिस्तान में जो कंडक्ट होते हैं, बिल्कुल सही। पाकिस्तान में 2 एग्ज़ाम्स इस वक्त कंडक्ट हो रहे हैं, एक है JLCT और दूसरा एग्ज़ाम है JLPT। तो दोनों में क्या डिफरेंस है मैं बता रहा हूँ आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है और किसकी ज़्यादा मतलब वैल्यू है, वैल्यू कौन सा एग्ज़ाम वैल्यूएबल है पाकिस्तान से अगर वो एग्ज़ाम देता है। वैसे तो दोनों ही एग्ज़ाम वैल्यूएबल हैं, क्योंकि इमिग्रेशन की तरफ से तकरीबन कोई 12 से 13 एग्ज़ाम्स हैं जो कि वो एक्सेप्ट करते हैं। उनमें से 2 एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। अभी एक एग्ज़ाम और है जो कि इसी साल में आने वाला है, JFT एग्ज़ाम। वो कह रहे हैं कि इसी साल में हम लॉन्च कर देंगे। तो JLCT और JLPT में फ़र्क क्या है वो मैं बता रहा हूँ। कंटेंट में तो कोई भी फ़र्क नहीं है, जो यानी कि जो सिलेबस की अगर बात करें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सवालात सेम वही हैं, सारे सवालात सेम उसी तरीके से होते हैं जो JLPT में होते हैं, सेम वही JLCT का एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम में फ़ायदा ये कि JLCT का एग्ज़ाम आप साल में तकरीबन 4 मरतबा दे सकते हैं। JLPT में ये है कि JLPT का एग्ज़ाम आप साल में 2 मरतबा देंगे, एक होगा जुलाई में, होगा दिसंबर में। अच्छा, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जापान में, ख़ास तौर पे नागोया, हिरोशिमा और ओकिनावा, ये 3 रीजन ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी मैं नोट कर रहा हूँ कि इस साल से ही शुरू हुआ है कि वो JLCT या कोई सा भी दूसरा एग्ज़ाम वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे।
राइट। वो ये कहते हैं कि आप JLPT का एग्ज़ाम दे के आओ। JLPT का अगर आपने N5 का लेवल N5 आपने पास किया हुआ है तो आप एप्लीकेबल हैं। ये इन रीजन्स के जो कॉलेज हैं ना वो अब ये मसला कर रहे हैं पॉलिसी। तो हमें करना ये चाहिए कि GLCT का भी आप एग्ज़ाम दें प्लस JLPT का भी एग्ज़ाम दें, ठीक है ना, ये दोनों एग्ज़ाम आप दें। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर, जो JLCT और JLPT के एग्ज़ाम है ये ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, यानी कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही हैं, या कोई स्किल्ड पर्सन है वो भी एग्ज़ाम दे के इस बेस पे वो उसको जॉब स्किल्ड पर्सन के लिए JLPT, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप JLPT का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं जापान में वो JLCT के एग्ज़ाम को एक्सेप्ट नहीं करती, वो JLPT को करती हैं एक्सेप्ट में। तो जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो JLPT दें, और अगर आप एज अ स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो JLCT का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं आप। और अब इसमें कुछ सेशंस होते हैं, जैसे अप्रैल का सेशन है, अक्टूबर का है, जनवरी का है, जुलाई का है। तो जो सबसे आसान सेशन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से, जिसमें इतनी ज़्यादा सख्त रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो सबसे जो मोस्ट ईजी सेशन जो है वो है अप्रैल का। अप्रैल के सेशन में जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, इवन के अगर उनके पास JLCT का भी एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट नहीं है और JLPT भी नहीं है तो उनको भी कॉलेजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसकी वजह है कि अप्रैल का जो कोर्स है वो थोड़ा लंबा कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, तो वो अप्रैल वाले को वो करते हैं। अक्टूबर में अप्लाई कर रहे हैं आप, तो अक्टूबर में मोस्टली यानी कि 65% कॉलेजेस ऐसे हैं कि अगर से स्टूडेंट ने सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट किया हुआ है तो वो बोलते हैं कि आप JLPT का N4 पास करके आएँ, N5 भी नहीं, N4 अब अक्टूबर के सेशन में। तो ये सारी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये, जॉब के बारे में बताएं। जब स्टूडेंट्स जापान पहुंच जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, पार्ट टाइम जॉब के हवाले से क्या फिजिबिलिटी बनती है वहाँ पर? पार्ट टाइम जॉब के हवाले से देखें, बहुत से जो कंसल्टेंट्स भी हैं जो कि मिसगाइड करते हैं कि जी आप बस जापान चले जाएँ और आप पूरा ख़र्चा भी पूरा कर लेंगे वहाँ पे और घर में भी आप पैसे भेजेंगे। इस मेंटलिटी से आप मत जाएँ जापान, ठीक है ना। तो पार्ट टाइम जॉब के हवाले से ये कि पार्ट टाइम जॉब में आप 8 मान 9 मान से लेके 10 से 12 मान तक आप कमा लेते हैं पैसे, ठीक है। अब आपको आगे मज़ीद पढ़ना भी है। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने सिर्फ इंटर किया हुआ है, जो सिर्फ इंटरमीडिएट हैं। अब वो जापान जाके चाह रहे हैं कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें और वहाँ पे स्टडी भी करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो वहाँ पे जो है साल के बाद या 1.5 साल के बाद अपने वर्क वीज़े की तरफ आ सकते हैं। लेकिन ये कि पार्ट टाइम जॉब में आप वहाँ आराम से सर्वाइव कर लेते हैं जापान में, क्योंकि जापान के जो कॉलेजेस हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट मेन ये है कि आपको कॉलेज आना है रोज़ाना। अब आप कॉलेज में सो रहे हैं, कॉलेज में आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको कॉलेज आना है, ठीक है। अब आप उनको बोलें भाई मैं तो 12 घंटे की नौकरी करता हूँ, 8 घंटे की, आप करें। इसी तरह जो वहाँ पे कंपनियाँ हैं वो ये कहती हैं कि भाई आप पढ़ने के लिए आएँ तो आप पढ़ें, हमारे पास काम करने के लिए हमारे पास काम करें आप, तो आपको काम तो करना पड़ेगा। तो अगर आप 10 घंटे काम कर सकते हैं तो आप करें, 8 घंटे कर सकते हैं 8 घंटे काम करें। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि छुट्टियाँ पड़ती हैं तो वो पैसे बना लेते हैं, उसके अंदर पैसे अच्छे खासे पैसे अर्न कर लेते हैं। तो जॉब के वाले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जापान में, पूरे जापान में। किसी भी सिर्फ रीजन में? हाँ, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज अगर आपको आती है, लैंग्वेज में आपको बुर है तो आप जॉब, हाँ, जॉब के लिए आप एप्लीकेबल हैं, कहीं पर भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं कि आपके इंस्टीट्यूट की टाइमिंग क्या है और आप लैंग्वेज जो पढ़ाते हैं उसका क्या चार्ज करते हैं, क्या आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है, इस पर थोड़ा डिटेल्स समझाइए। इंस्टीट्यूट के हवाले से कराची में जो इंस्टीट्यूट है उसकी टाइमिंग मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस्लामाबाद में तो अभी स्टार्ट किया है। कराची की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 से लेके शाम 5 बजे तक की टाइमिंग है। उसमें 3 शिफ्टें हमारी चल रही हैं 2-2 घंटे की, तो वहाँ पे ये टाइमिंग चल रही है हमारी। और जो अभी इस्लामाबाद में हमने स्टार्ट किया है तो यहाँ पे भी सुबह 10 से लेके और रात को मतलब ये कि 10 बजे तक हम होते हैं। मंडे से थर्सडे तक की टाइमिंग है, और इसमें फ़िलहाल अभी हमारे पास ऑनलाइन चल रहा है बैच। फिज़िकली एक बैच हमारा चल रहा है शाम का, जो कि 6 से 9 तक हमारी टाइमिंग है उसकी, ठीक है। अच्छा, फ़ीस की ये है कि फ़ीस हमारा जो पूरी कोर्स का जो फ़ीस है वो 70,000 फ़ीस है पूरे कोर्स की, ठीक है। अब इसमें ये कि 70 में अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे 6 महीने में करना है कोर्स मुकम्मल तो उसकी भी 70 है। अगर आप कहते हैं 3 महीने में करना है तो उसकी भी 70 है। अगर आप कहते हैं साल में करना है पूरा तो उसकी भी 70 है। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर से आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आप चले जाते हैं, फिर दोबारा से आप आते हैं, आपका कोर्स हो गया, दोबारा आप आते हैं रिवीजन के लिए, तो उसकी भी कोई चार्जेस नहीं है। फिर आप उसको, हाँ, ये मेरी पॉलिसी है कि स्टूडेंट एक पढ़ के जा चुका है हमारे पास से, अब वो दोबारा आ रहा है, दोबारा ज्वाइन कर रहा है, तो फिर उसके लिए कोई फ़ीस चार्जेस नहीं है। वो आके क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, उसी तरीके से उसको सिलेबस होगा, वही होमवर्क को वो फॉलो करेगा, सेम उसी तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है,
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुका होता है, हाँ। जिसमें किसी का कंफर्मेशन ऑफ एलिजिबिलिटी है, तो हाँ, हाँ। उन स्टूडेंट्स के बारे में ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट है कि उनको जापान वीज़ा नहीं देता, यानी उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका वीज़ा नहीं लगता और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और फिर वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी मिसगाइड करते हैं कि भाई ये तो बड़ा, फिर उनको भी वो डिसहार्ट करते हैं कि जी बड़ा मुश्किल है, जापान का केस वीज़ा नहीं लगता, इतनी हमने मेहनत करी, सब कुछ ज़ाया हो गया। तो ऐसा नहीं है। आप अगर उन स्टूडेंट की खुद से काउंसलिंग करें और उनसे सवालात करें तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि उन स्टूडेंट के वीज़े लगे क्यों नहीं। यानी कि कहाँ पर गलती होती है, ग्रे एरियाज़ मतलब फाइंड कर गलती लेंगे। होती है, कहीं ना कहीं गलती होती है और वो स्टूडेंट की अपनी ही गलती होती है। तो सबसे मेजर इशू है, देखें एलिजिबिलिटी उसकी जापान से आ गई, तमाम चीज़ें हो गई, एलिजिबिलिटी उसकी आ गई, डॉक्यूमेंट्स आ गए, जी। वीज़ा, अब वीज़ा जो अप्लाई कर रहा है तो वो अब सारा दारोमदार जो है ना उसकी लैंग्वेज पे, तो उसका इंटरव्यू होता है, जापानीज़ लैंग्वेज में उसका इंटरव्यू होता है, उसको पेपर पढ़ाया जाता है। अब वहाँ पे अगर वो थोड़ी बहुत भी लैकनेस होगी तो वो चले उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसको कुछ भी नहीं आता, उससे सवाल कर रहे हैं तो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, वो बेसिक क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहा। इसके अलावा हीरागाना कातागाना जो जापानी अल्फ़ाबेट्स हैं उसको नहीं पढ़ पा रहा, वो जो बेसिक कांजी है वो नहीं पढ़ पा रहा, तो इसका मतलब उसने पढ़ा ही नहीं है। तो फिर वो फैसला कर लेते हैं कि इसको अब वीज़ा नहीं देना, तो वीज़ा बहुत मुश्किल है कि उसको वीज़ा लगे। अब वो आके फिर दूसरे लोगों को मिसगाइड करता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, मुझे वीज़ा नहीं दिया गया, या फिर और भी इशू हो सकते हैं, और ये हो सकते हैं कि वो लेट हो गया केस सबमिट कराने में और उसने एम्बेसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं क्यों लेट हो रहा हूँ। जब आपने केस जमा कराया तो आपको हर चीज़ के बारे में एम्बेसी को फ़ौरन से आगाही दें कि भाई मैं आज, आपने जैसे डॉक्यूमेंट में से आपने मेरे से टैक्स का पेपर मांगा, तो टैक्स का पेपर मैं आज जमा नहीं करवा पा रहा, तो आप उसी दिन इन्फॉर्म कर दें एम्बेसी को कि ये वजह है मैं जमा नहीं करवा पा रहा, तो मैं लिहाजा मैं इस दिन आऊँगा। तो आपको डांटेंगे सारे, वो ज़ाहिर है हायर अथॉरिटी है, डांटेंगे, तो आप एक्सेप्ट करें। और मेन वजह देखें यही होती है, स्टूडेंट की गलती होती है, जानबूझ के किसी को भी ऐसा नहीं है कि वो वीज़ा नहीं देते, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है या क्यूरी भी है डिफरेंट एरिया से कि हमें किस रीजन के अंदर अप्लाई करना चाहिए। जैसे टोक्यो के बारे में स्पेसिफिकली ये कहा जाता है कि उसकी जो इमिग्रेशन है इज़ वेरी टफ, और जो दूसरे रीजन हैं उनकी जो इमिग्रेशन है वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। तो देखें पूरे जापान की इमिग्रेशन सेम है। इमिग्रेशन की बात करें, बिला वजह लोगों ने मशहूर किया हुआ कि टोक्यो की इमिग्रेशन बहुत टफ है। अब जिसका टोक्यो से वीज़ा लग गया, एलिजिबिलिटी आ गई, तो वो बोलेगा कि इससे आसान इमिग्रेशन है ही नहीं, और जिसका रिफ्यूज़ हो गया ओकिनावा से, क्यूशू से या हिरोशिमा से, तो वो ये बोलेगा कि भाई सबसे सब इमिग्रेशन यहाँ की है। अब जिसका लग गया, वहाँ से जवाब आ गया, तो सबसे आसान वही वाली इमिग्रेशन है। हाँ, टोक्यो में आप ये कह सकते हैं कि टोक्यो में रश बहुत है, हर स्टूडेंट जो है ना उसी तरफ जा रहा है, टोक्यो की तरफ। बस जापान का नाम आता है टोक्यो, नाम जैमन टोक्यो नाम आता है, रीजन को जानते नहीं हैं। हाँ बाकी रीजन्स को जानते नहीं हैं। काम हर जगह है, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो टोक्यो में भी काम कर सकते हैं आप, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि टोक्यो बड़ा महंगा है, तो टोक्यो महंगा है तो हिसाब से फिर वहाँ पे इनकम भी है, इनकम के हिसाब से ही है। लेकिन जो पसंद करता है कि मैं ज़रा अच्छे से यानी कि खामोश इलाके में रहूँ, ज़रा शोर शराबा ना हो, आबादी कम हो, तो वो दूसरी तरफ मूव कर ले, क्योंकि जापान पूरा एक जैसा है, हर जगह आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। कोई गांव देहात में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हर चीज़ आपको मिलेगी, कहीं भी रह सकते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये भी एक मिथ है या मिसकॉन्सेप्ट है, इसको भी आप क्लेरिफाई करें कि स्पेसिफिकली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन जो है कॉलेज वो मुश्किल से देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। सही सही, बिल्कुल, ये मिथ नहीं है, ये हकीकत बात है। क्या लॉजिक है या क्या रियलिटी है, ये हकीकत है। रीजन क्या है इसके पीछे के पाकिस्तानी को एडमिशन मुश्किल से मिलता है? अब आप बता सकते, आप खुद बताएं कि क्या क्या रीज़न हो सकता है। क्रेडिबिलिटी। हाँ, रीज़न ये है कि हम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, ठीक है ना। अब जो पाकिस्तानी स्टूडेंट जा रहे हैं उनको कोई दुश्मनी थोड़ी है पाकिस्तान से। अब वो कहते हैं ये पाकिस्तान से दुश्मनी है, देखें बड़ा हमारे साथ, हमें जवाब नहीं आ रहा, हमारा मसला है। तो इस तरह मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे स्टूडेंट देखें जिन्होंने ये बातें बोली कि देखें सेंस से कितना, देखें हमारे बैड लक है कि हम अप्लाई करते हैं कॉलेज में तो जवाब आता है हमारे पास कि जी आपको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वही स्टूडेंट जब जापान जाते हैं तो फिर मैं 4 महीने 5 महीने बाद 6 महीने बाद उनसे सवाल करता हूँ, उनसे बोलता हूँ कि भाई देखा अब आप वही काम कर रहे हो जो दूसरों ने किया। तो यही वजह होती है कि वो ईमेल आपके पास ही आती है। तो होता यही है कि वो मिसगाइड भी कर देते हैं कुछ लोग, वहाँ जाते हैं तो जाने के बाद भी वो थोड़ा सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है, लैंग्वेज नहीं आती,
फिर जी ऐसे लोगों को फिर वो जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको फिर ढूंढ लो होते हैं ऐसे लोग ना कि इनको हम किसी तरह से मिसगाइड करें। तो मिसगाइड करके उनको वो कहते हैं जी आप जी कॉलेज छोड़ दो, कॉलेज से भाग जाओ। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कॉलेज वाले जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते पाकिस्तानी स्टूडेंट। ज़ाहिर है जब एक कॉलेज से भाग गया स्टूडेंट तो फिर वो दूसरा स्टूडेंट अप्लाई करेगा तो कॉलेज से मेल यही आएगी कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेज का फिर बड़ी जिम्मेदारी होती है इमिग्रेशन की तरफ से। फिर कॉलेज की जिम्मेदारी होती है कि आपको स्टूडेंट को पूरा यानी ट्रैक करना है कि रोज़ाना आ रहा है जा रहा है, उसकी अटेंडेंस देखनी है आपने। अब वो अगर वहाँ से भाग गया तो फिर वो ज़ाहिर है फिर वो बोलते हैं कि वो पाकिस्तान को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और भी कि जो स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, क्या स्टूडेंट वीज़ा पे रहते हुए वो अपनी किसी फैमिली मेम्बर्स हाँ, को किसी को बुलवा सकते हैं? बिल्कुल बुला सकते हैं। अच्छा, उसमें बुलाने का स्टूडेंट वीज़ा भी बुला सकते हैं, बिल्कुल बुला सकते हैं। उसमें ये है कि अब डिपेंड करता है कि बुला किसको रहे हैं आप। डिपेंड ये करता है कि बुला किसको रहे हैं। आया कि जी आप अपने बड़े भाई को बुला रहे हैं तो वो नहीं हो सकता। छोटे भाई को बुला रहे हैं तो वो भी नहीं हो सकता। छोटी बहन को बुला रहे हैं तो शायद हो जाए, क्योंकि वो लड़की है। ओके, अमूमन वो चूँकि पाकिस्तानी लड़की है तो वो वहाँ पे जाके कहीं भागेगी नहीं, ना वो जॉब करेगी, क्योंकि वो फिर वापस आएगी पाकिस्तान। कल्चरल डिफरेंस। हाँ, वो वापस पाकिस्तान आएगी। या फिर ये हो सकता है कि अपनी वाइफ को आप बुला सकते हैं, अपनी अम्मी अब्बू को आप कॉलेज से बात करें कि भाई इस तरह से छुट्टियाँ चल रही हैं और छुट्टी में मैं चाह रहा हूँ कि अपनी वाइफ को बुलाऊँ, बच्चों को बुलाऊँ, तो आप बुला सकते हैं। बिल्कुल, कॉलेज की तरफ से लेटर इशू होगा और आप बुला सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है जब कोई स्टूडेंट से जापानीज़ लैंग्वेज के वीज़ा पे होता है, स्टूडेंट वीज़ा पर होता है, तो क्या इसी दौरान वो जो अपना वीज़ा स्टेटस है चेंज कर सकता है? जी उनके बिल्कुल, वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकता है या किसी और वीज़ा की कैटेगरी में बिल्कुल। कन्वर्ट? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि स्टूडेंट जो है ना फ़ौरन से कोशिश करते हैं कि हम स्टडी वीज़े से फ़ौरन से वर्क वीज़े पे आ जाएँ। जाते हैं के साथ ही बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स जो कहते हैं मैं 6 महीने में हम वर्क वीज़े पे आ जाएँ। तो इतनी जल्दबाजी ना करें, ये कि कम से कम जो साल की फ़ीस पे की है वो तो आप पढ़ तो लेना, कम से कम पूरा कॉलेज तो मुकम्मल करें। अच्छा, उसके बाद अब ये फैसिलिटीज़ आ गई हैं कि कुछ ऐसे भी कोर्सेज़ जापान में आ गए हैं, जैसे SSW एग्ज़ाम है, जो ये आपका GFT का एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम अगर आप पास करते हैं तो उसको पास करके भी आप यानी कि SSW वर्कर वाले वीज़े पे आ सकते हैं, यानी कि वर्क वीज़े पे जापान की गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू है वो। प्लस अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फिर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस अपना जैपनीज़ लैंग्वेज का कोर्स मुकम्मल करें और उसके बाद किसी भी लॉयर को हायर करके आप वर्क वीज़े पे आराम से आ सकते हैं। किस बेस पे? ठीक है, ग्रेजुएशन की बेसिस पे। Graduation अगर की आपने basis सिंपल ग्रेजुएशन की भी है, 4 साल का BCom किया हुआ है या BBA किया हुआ है, BSc किया हुआ है आपने, बस आप ग्रेजुएट हैं, तो एक वीज़े की कैटेगरी होती है, उसको कहते हैं स्पेशल ह्यूमनिस्ट वीज़ा। ये नाम है इसका ना, ओके, ये वीज़ा है। तो इस वाली कैटेगरी पे आप अपना वीज़ा आराम से चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप वर्क वीज़े तो पर। जैसे कि अभी आपने बात की SSW वीज़ा की, हम्म। इसमें क्या कोई स्पेसिफिक स्किल आपके पास होनी चाहिए तब आप स्किल, वीज़ा हाँ, हासिल कर ये सकते हैं, एक जिसमें स्किल थोड़ा सा एग्ज़ाम clarify होता है। कीजिए। हाँ, ये एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। तो उसमें कोई मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, वेल्डिंग हो गया, इसके अलावा बेकरी का काम हो गया, नर्सिंग का काम हो गया, ऐसे बहुत सारे शोबे हैं। उसमें से किसी एक शोबे में भी अगर आपके पास स्किल है तो वो पूरी डिटेल लिखी हुई है उसमें, जापान फाउंड उसकी वेबसाइट पे, इमिग्रेशन की वेबसाइट पे, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। और जो आपने भी बात की SSW वीज़ा के लिए स्पेसिफिक स्किल जो है जी जी, वो उन्होंने मेंशन की हुई है अपनी वेबसाइट की पर। वेबसाइट पे मेंशन की हुई है, और वो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो कि ग्रेजुएट नहीं है, अब वो परेशान हैं कि वो इस वाले एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं, जो इंटर पास है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कि आपके पास एक्सपीरियंस हो मिनिमम 1 ईयर का, किस चीज़ का? किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, जैसे एग्रीकल्चर की फील्ड में, ओके, वेल्डिंग के शोबे में, ऑटोमोबाइल के शोबे के अंदर टेक्निकल काम आपको आना चाहिए। तो टेक्निकल वर्कर अगर आप हैं और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप वो ये 2 एग्ज़ाम देंगे, एक GFT जापानीज़ लैंग्वेज एग्ज़ाम और दूसरा जो एग्ज़ाम है वो है SSW एग्ज़ाम। ये 2 एग्ज़ाम दे के आपको कोई भी कंपनी वहाँ पे हायर कर सकती है जापान में, जो कि 5 साल के वीज़ा है। 5 साल का वीज़ा। बिल्कुल। मैं बड़ा एक अहम सवाल आपसे पूछने लगा हूँ, कंसल्टेंसी के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या आप चार्ज करते हैं और क्या आपकी कंसल्टेंसी फ़ी है? और स्पेसिफिकली अगर आप देखा जाए, जैसे कि आपने स्टार्ट में बताया कि जापान जाने के लिए आपको 21 लाख 22 लाख जो है आपके पास बजट होना चाहिए कि आप मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको कंपैरिजन करते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, लाइक UK है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये बड़ा एक ह्यूज मैसिव डिफरेंस है इसके अंदर। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास हैं या उससे लोअर मिडिल हैं,
जो आपने अमाउंट बताई उसको तो अरेंज किया जा सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे ही। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है पाकिस्तान के लिए? अपॉर्चुनिटी है, बस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना उनमें अवेयरनेस नहीं है। उनको अगर जापान के बारे में अवेयरनेस दी जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा मुल्क नहीं है। हाँ, जापान के हवाले से अगर आप अवेयरनेस दें, क्योंकि लोगों के यहाँ पे हम बेसिकली हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं, तो वो रुझान है शुरू से स्कूल वाली लाइफ से रुझान है कि आपने इंग्लैंड जाना है पढ़ने के लिए। जो वहाँ पढ़ा भी रहा होगा टीचर, वो खुद भी इंग्लैंड से या कनाडा से पढ़ के आया हुआ होगा, उसी को तो वो लोग लोग उसी को बनाते हैं, फिर उसको आइडियलाइज़ करते हैं, फिर वो वहीं जाते हैं। जापान से तो बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो कि जापान से आके यहाँ पे स्कूलों में या कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो ये है। और जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत अच्छी आपने बात की। अब आप अगर अप्लाई करते हैं जी इंग्लैंड के लिए, कनाडा के लिए, तो 60-70 लाख रुपए फीस है वहाँ पर। अब आप जापान के लिए अप्लाई करें तो मुश्किल से 22 लाख 23 लाख ये फीस है। अब यहाँ पे कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो कि अब वो मैं उनको वो नहीं कह रहा, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है जो वो चार्जेस कर ले रहे हैं। तो वो कुछ ऐसे भी कंसल्टेंट्स में पूरा पैकेज बना के देते हैं ना कि जी हम आपका इसमें अकोमोडेशन भी कर देंगे, टिकट भी कर देंगे, तमाम चीज़ें हमारी कंसल्टेशन के चार्जेस भी इसमें शामिल हैं। तो वो 30 लाख भी ले रहा है, कोई 25 भी ले रहा है, कोई 35 भी ले रहा है। ऐसे भी हैं जो वहाँ पहुँचे स्टूडेंट बता रहे हैं कि हम इतने पैसे देकर आए, तो वो उनकी अपनी है, वो ले रहे हैं। लेकिन हमारा जो कंसल्टेंसी का है वो ये है कि जो हमारे पास स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो उसको पूरे केस के बारे में आगाही होती है, तो आधे से ज़्यादा तो कंसल्टेंट वो खुद बन जाता है हमारे पास पढ़ने के दौरान ही। वो उसको पता होता है कि क्या क्या चीज़ें मुझे लगानी है केसेस हो रहे होते होंगे जी, वो उसको हर चीज़ बताते हैं हम कि आपने इस तरीके से करना है। तो मैं जो कंसल्टेंसी कर रहा हूँ वो ये है कि वो उसको इन्फॉर्म करते हुए कर रहा हूँ कि अब आपका केस बिल्कुल मैं उसको शामिल करता हूँ। इवन कि मेरे पास ऐसे भी आप बताते हैं बिल्कुल इवन कि मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी हाइड नहीं करता मैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि जिनसे मैं वर्किंग भी करवाता हूँ। उनको बोलता हूँ भाई आपका ये पार्ट टाइम जॉब है, आपको रोज़ाना 3 घंटे निकालने और आपने कॉलेजों को ईमेलें करनी है। तो एक फॉर्मेट उसको मैं बना के दे देता हूँ जैपनीज़ में कि ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपने रोज़ मेलें करनी है। तो फिर वो खुद भी देखता है कि भाई मुझे ये जवाब आ रहे हैं कॉलेज से, फिर भी वो खुद भी देखता है कि कितना मुश्किल है, वो ये भी देखता है। तो फिर ये कि जब वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं तो उसको बोलता हूँ भाई आप आपने लगाने डॉक्यूमेंट्स ये। तो मैं जो कंसल्टेंसी दे रहा हूँ उसमें ये कि उसको मैं पूरी गाइडेंस देता हूँ, प्लस डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन हो गई वो करता हूँ, इंटरव्यू की तैयारी करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ की भी तैयारी कराता हूँ, जापान की भी कराता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे कॉन्सुलेट में किस तरह से आपने अपेयर होना है, क्या क्या सवालात होंगे वो भी करवाता हूँ, और जो रीडिंग की तैयारी है वो भी करवाता हूँ। सारी चीज़ें मैं करवा के इसको आगे भेजता हूँ। तो ये है। अगर जो कहीं और से स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है और वो कह रहा है जी कंसल्टेंसी करनी है, तो उसका पहले मैं टेस्ट लूँगा, उसके बाद मैं कंसल्टेंसी करूँगा। आपके पास लैंग्वेज नहीं पड़ी, हाँ, इन केस आप पहले उसका टेस्ट पहले उसका मैं टेस्ट लूँगा, उसके बाद फिर आप उसको कंसल्टेंसी। जी बिल्कुल, पहले उसका मैं टेस्ट लूँगा, फिर मैं कंसल्टेंसी की तरफ जाऊँगा। राइट, तो बहुत अच्छा रुस्लान साहब ने ब्रीफ किया जैपनीज़ लैंग्वेज के बारे में और जापान के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है स्पेशली रिगार्डिंग द कंसल्टेंसी, क्योंकि लोग इसमें बहुत ज़्यादा हाईली चार्ज करते हैं और जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स हैं उनको जो रियलिटी होती है उससे भी आगाही नहीं होती। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो काइंडली आप ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। बहुत शुक्रिया रुस्लान साहब आपका, आपके टाइम का, आपके वक्त का आपने दिया। सो नाइस ऑफ यू। हमारी का तो बताया मच था।